नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राकेश प्रजापत। आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव के साथ में। कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम दोस्तों एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मैंने आपको लिबरलाइजेशन के बारे में बेसिक मीनिंग बता दिया था, क्या होता है, लाइसेंसिंग पॉलिसी को कैसे लीनियंट किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे उनको कैसे कम किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है मैंने बताया। डिसइन्वेस्टमेंट के मैंने दो टाइप बताए, एक रिटेल और एक होलसेल। फिर मैंने डिसइन्वेस्टमेंट के कुछ मेथड बताए दोस्तों। डोमेस्टिक पब्लिक इशू क्या होता है, क्रॉस होल्डिंग क्या होती है, वेयरहाउसिंग क्या होती है, गोल्डन शेयर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक सेल क्या होती है, जीडीआर क्या होती है, एडीआर क्या होती है, आईडीआर क्या होती है। उसके बाद में मैंने बताया डिसइन्वेस्टमेंट इंडिया में कैसे शुरू हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन कैसे बना, कैसे उसका समापन हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट विभाग की स्थापना कैसे हुई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कब गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड कब बनाया गया, और आज प्रेजेंट टाइम में इस डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का क्या नाम है, DIPAM क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है। प्राइवेटाइजेशन के मीनिंग में मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि सारा का सारा मैनेजमेंट और सारा का सारा ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र हो जाए, प्राइवेट सेक्टर को, वो भी क्या कहलाएगा, प्राइवेटाइजेशन। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में रेस्ट्रिक्टेड जो एंट्रीज थी वो किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे कि सप्लाई साइड प्राइवेटाइजेशन की क्या होती है, डिमांड साइड क्या होती है, प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। उसमें पहला जो कंडीशन था वो था लिबरलाइजेशन होना चाहिए। किसी भी इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि इकोनॉमी लिबरलाइज होनी चाहिए। दूसरा है कि वेल डेवलप्ड क्या होने चाहिए, कैपिटल मार्केट होने चाहिए, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। फिर बात मैंने जो क्लास ख़त्म की थी वो यहाँ रोकी थी कि एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है प्राइवेटाइजेशन के अंदर। उसका पहला जो टॉपिक है वो है लिक्विडेशन। बेसिक से समझिएगा दोस्तों, डिटेल से बताता हूँ आपको लिक्विडेशन क्या होता है। लिक्विडेशन का बेसिक जो मीनिंग है वो होता है दोस्तों समापन। और समापन, परिसमापन क्या होता है ये देखिए। गवर्नमेंट समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस, अब बिजनेस चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस अपना व्यवसाय, अपना जो बिजनेस है वो क्या करना चाह रहा है, ख़त्म करना चाह रहा है। ख़त्म करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, सारी अपनी असेट्स को क्या करेगा, सेल करेगा। जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ होगी उसका क्या करेगा, पेमेंट करेगा। किसी भी बिजनेस को अपना व्यवसाय जो प्रोडक्शन कर रहा है, सेल कर रहा है, कहीं कुछ और कर रखा है, तो सबको क्या करना पड़ेगा, ख़त्म। उसके लिए अपनी सारी असेट्स को बेचना पड़ेगा, सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो असेट्स को बेचता है, ये पार्ट आपको मैंने एक पार्ट बताया था डिसइन्वेस्टमेंट का, कि ये क्या हो जाएगा, ये विनिवेश हो जाएगा दोस्तों। अपनी असेट्स को सेल कर देना, अपनी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देना, किसी बिजनेस जो चल रहा बिजनेस है उसको क्या कर देना, समाप्त कर देना ही क्या होता है दोस्तों, लिक्विडेशन कहलाता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा, इसके अंदर जो पॉइंट लिखा हुआ है, जो एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, उस दूसरी एक्टिविटीज़ का नाम है दोस्तों जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर के अंदर ये होता है कि भारत सरकार मान लो, या पब्लिक सेक्टर में मान लो, या प्राइवेट सेक्टर में मान लो, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस के अंदर मिनिमम कितने लोग होंगे, दो में। क्योंकि यहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, गवर्नमेंट की बात चल रही है, तो एक पार्टी कौन हो जाएगी, सरकार होगी। दूसरी पार्टी कौन हो जाएगी, प्राइवेट एनी पर्सन कोई भी हो सकता है। ये दोनों मिला के किसी ना किसी बिजनेस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही एक पर्टिकुलर वर्क, जो भी एक काम जिसके लिए जॉइंट वेंचर किया गया है, ये काम क्या हुआ, ये काम हुआ समाप्त। इस समाप्ति के साथ ही ये जो जॉइंट वेंचर था ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। ये होता है जॉइंट वेंचर। फिर इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस जो होंगे वो इक्वल पोर्शन में आपस में क्या कर लिए जाएंगे, शेयर कर लिए जाएंगे। तो ये बिजनेस को किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए स्टार्ट करना और काम के ख़त्म होने के साथ ही समाप्त करना और प्रॉफिट को आपस में बांट लेना क्या कहलाता है दोस्तों, जॉइंट वेंचर कहलाता है। तीसरा, इसके अंदर एक पॉइंट आता है दोस्तों फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या होती है, आप लोगों ने अगर की तो बात ही नहीं आती दोस्तों। आप लोगों ने खाए होंगे, आपने मैकडी के बर्गर खाए होंगे, आपने एक नाम सुना होगा डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा आप लोगों ने खाए होंगे। तो मैकडी के बर्गर और डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा जो होते हैं ये आउट ऑफ इंडिया की कंपनीज है दोस्तों। ये आउट ऑफ इंडिया कंपनीज है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि ये दोनों कंपनी कहाँ की है, आउट ऑफ इंडिया की। क्या मैकडी में
आपके लिए कोई अमेरिका से बर्गर बनाने आया? क्या कोई लंदन से आपके लिए डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा बनाने आया? आज तक ही नहीं आया दोस्तों। अगर हम इंडिया के किसी शहर में खा रहे हैं तो इंडिया के किसी राम श्याम मोहन सोहन ने ही आपके लिए बर्गर बनाया होगा, आपके लिए पिज़्ज़ा बनाया होगा। तो इन लोगों ने क्या किया है, मैकडी और डोमिनोज ने सिर्फ और सिर्फ अपना क्या दिया है यूज़ करने के लिए, नाम दिया है, या साथ में ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या दिया है, लोगो दिया है। तो अपना नाम और लोगो यूज़ करना और उस यूज़ के बदले में एक फ़ीस देना, किसको? या तो वो फ़ीस डोमिनोज को दे सकते हैं या वो फ़ीस मैकडी को दे सकते हैं। ये चीज़ ही क्या कहलाती है दोस्तों? फ्रेंचाइजी कहलाती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में फ्रेंचाइजीज़ का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर में फ्रेंचाइजीज़ का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है उसके किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के नेम को यूज़ करना, उसके ब्रांड के लोगों को यूज़ करना और उसके बदले में एक रकम किसको देना, गवर्नमेंट को देना ही क्या कहलाता है? फ्रेंचाइजी कहलाता है। चौथा इसके अंदर जो पॉइंट है दोस्तों वो है लीजिंग। लीजिंग क्या होती है? एक तरफ पार्टी होती है गवर्नमेंट, दूसरी तरफ पार्टी होती है प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर कोई सा भी हो सकता है। गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट सेक्टर को क्या दी जाती है? कोई भी प्रॉपर्टी दी जाती है और उस प्राइवेट सेक्टर द्वारा गवर्नमेंट को वापस क्या दिया जाता है? एक फिक्स रकम दी जाती है। ये जो प्रॉपर्टी देना होता है उसका एक क्या होता है? उसका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। ये टाइम पीरियड सरकार डिसाइड करती है। मान लो एक बार के लिए कि 10 साल है, 10 साल के अंदर ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये एक फ़िक्स अमाउंट किसको देगा? गवर्नमेंट को। और जैसे ही 10 साल ख़त्म होंगे ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा ये प्रॉपर्टी किसको दे दी जाएगी? वापस प्रॉपर्टी रिटर्न कर दी जाएगी गवर्नमेंट को। तो ये जो मेथड है ये लीजिंग कहलाता है दोस्तों। अगला इसके अंदर जो पांचवा पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट है दोस्तों, पांचवा पॉइंट है डाइवेस्चर। डाइवेस्चर क्या होता है? पट्टा विनिवेश। पट्टा विनिवेश के अंदर सेम चीज़ होती है, एक चीज़ होती है गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट सेक्टर को क्या दी जाती है? प्रॉपर्टी दी जाती है और प्राइवेट सेक्टर द्वारा एक फिक्स अमाउंट किसको दिया जाता है? सरकार को। पर इस बार गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी दे रही है वो फिक्स्ड पीरियड के लिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट दे रही है वो विद क्या दे रही है? लीज दे रही है। पट्टे के साथ में ही असेट्स किसको दी जा रही है? प्राइवेट सेक्टर को। ये डाइवेस्चर कहलाता है, इसको पट्टा विनिवेश कहा जाता है दोस्तों। तीसरा लास्ट जो इसके अंदर टॉपिक आता है, लास्ट जो एक्टिविटी है उसका नाम है दोस्तों POP नहीं है, ये ट्रिपल P है दोस्तों। लास्ट टॉपिक इसका जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिपल P। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप लोग अच्छे से जानते होंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है। अगर नहीं तो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखिए, किसी भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो सोशल सेक्टर में एक सबसे बड़ा काम करना पड़ता है वो करना पड़ता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किसको करना पड़ता है दोस्तों? गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो इस केस में जैसे मान लो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मैं एक नाम ले लेता हूँ, गवर्नमेंट को क्या बनानी है? रोड बनानी है। रोड के लिए मैं 2 पॉइंट लिया हूँ दोस्तों। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में रोड बनानी है। मान लो एक पॉइंट है जयपुर और दूसरा पॉइंट जो है वो है देहरादून। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट या इन दोनों ये डिस्ट्रिक्ट और ये डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक रोड का निर्माण करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने इसी कोस्ट का मेजरमेंट किया तो कोस्ट का मेजरमेंट उन्हें पता चला कि इस सड़क के निर्माण के लिए उन्हें 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सरकार ने जब अपना खजाना खंगाला तो सरकार को पता चला कि उनके पास 1500 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट है, इतना वो एक साथ खर्च नहीं कर पाएगी। अब सरकार के दिमाग में एक आइडिया आया कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे पैसे भी नहीं देने पड़े और मेरा काम भी हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक बीच में से पॉलिसी निकाली। उस पॉलिसी को दोस्तों नाम दिया उन्होंने ट्रिपल P, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। होता क्या है? गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है वो स्कीम क्या है? सरकार भागी भागी किसके पास में गई? सरकार भागी भागी गई दोस्तों किसी प्राइवेट सेक्टर के पास में। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक एग्जाम्पल के मैं नाम ले लेता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में सरकार भागी भागी गई अंबानी के पास में। बोले अंबानी जी। बोले हाँ। बोले आपको जयपुर से देहरादून के बीच में रोड बनानी है। अंबानी ने बोला पागल हो तुम लोग, मैं क्यों बनाऊँ भाई रोड, मुझे क्या बेनिफिट है?
तो गवर्नमेंट ने अंबानी को एक स्कीम बताई और उस स्कीम का नाम ही क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बताया, गवर्नमेंट ने बताया कि आपकी ही है रोड। अंबानी ने बोला क्या, ये तो पब्लिक सेक्टर की है, मेरी कैसे हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये रोड अगले 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए किसकी है, आपकी। इससे जो भी क्या होगी, इनकम होगी, वो किसकी होगी, अंबानी की। इसकी जो भी क्या होगी, लाइबिलिटीज़ होगी, वो भी किसकी होगी, अंबानी की। अंबानी ने बोला ठीक है, 10 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद में क्या करना है, ये जो रोड है, ये जो सड़क आपने बनाई है, इसका ऑनर कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑनर हो जाएगा गवर्नमेंट। यही कंसेप्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाता है। किसी भी फिक्स टाइम के लिए किसी असेट्स को, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे देना, जिसमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसकी इनकम और उसकी लायबिलिटी किसकी रहेगी, प्राइवेट सेक्टर की रहेगी। जैसे ही वो फिक्स टाइम पीरियड ख़त्म होता है दोस्तों, वो सारी की सारी असेट्स जो है उसकी ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, सरकार को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यही PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स क्या हैं, प्राइवेटाइजेशन के डीमेरिट्स क्या क्या हैं। प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स पढ़ते हैं आप पहले। तो प्राइवेटाइजेशन का सबसे पहला मेरिट है कि स्वामित्व का विस्तार होगा, मतलब ओनरशिप का एक्सटेंशन होगा। ओनरशिप का एक्सटेंशन मतलब पहले ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ किसकी थी, गवर्नमेंट की थी। अब उस ओनरशिप में कौन आ गए हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। मेरे से पूछे कोई कि प्राइवेटाइजेशन से प्रतिस्पर्धा में कैसे वृद्धि होगी, तो भाई साहब आपने एक नाम सुना होगा, भाई साहब नहीं लगेगा, BSNL पहले इसकी मोनोपोली थी मार्केट के अंदर। मोनोपोली क्या थी कि नेटवर्क आ रहे हैं तो भी BSNL लेना है, नहीं आ रहे हैं तो भी BSNL लेना है, रेट रिचार्ज के बढ़ते हैं तो भी BSNL लेना है, कम होते हैं तो भी BSNL लेना है। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाता तो आज भाई साहब नहीं लगता। तो इस केस में क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किया गया तो उसके बाद मार्केट में आई वोडाफोन के अलावा मार्केट में आई आइडिया के अलावा एयरटेल के अलावा जियो। ये सब प्राइवेटाइजेशन का ही परिणाम है दोस्तों, जिससे कंपटीशन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और इस कंपटीशन के कारण ही आज BSNL पीछे पीछे भाग रहा है और अब पहुंचा है जाके वो 4G पे। ठीक है, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। टॉपिक ही अपन यही पढ़ रहे हैं, LPG। लास्ट पॉइंट ही क्या है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। किससे, प्राइवेटाइजेशन से। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन मतलब बाहर से अगर निजीकरण हो रहा है तो निजीकरण 2 जगह से हो सकता है दोस्तों। निजीकरण कहाँ से हो सकता है, इंडिया से। निजीकरण कहाँ से हो सकता है, आउटसाइड इंडिया से। इससे किसको बढ़ावा मिलेगा, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, फिर आता है राजनीतिक हस्तक्षेप का अभाव। गवर्नमेंट का पॉलिटिकली इंटरफेरेंस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अगर कोई संस्था प्राइवेट की होती तो राजनेता बीच बीच में कुछ ना कुछ इंटरफेयर करते ही करते, लेकिन अब वो किसकी हो गई है, अब वो प्राइवेट सेक्टर की हो गई है। तो राजनीतिक इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, समय के साथ साथ कम हो जाएगा। विदेशी पूंजी का क्या बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। मतलब अगर प्राइवेटाइजेशन आउट ऑफ इंडिया से होगा तो आउटसाइड इंडिया से भी इनकम आएगी, आउटसाइड इंडिया से भी क्या आएगी दोस्तों, कैपिटल आएगी, उसका फ्लो बढ़ेगा। जो बीमार यूनिट है उसको पुनर्जीवित करने में सहायक होगा। एयर इंडिया अभी भारत सरकार ने टाटा ग्रुप को बेच दिया, कारण वो बीमार था, उसके अंदर कंटिन्यू क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। उसको पुनर्जीवित करने में सहायक कौन होता है, प्राइवेटाइजेशन। फिर है डीमेरिट्स में क्या है, एकाधिकार की ओर ले जाएगा। मतलब कैसे कि अगर सारी चीज़ें हमने, जैसे मान लो आज रिलायंस है, रिलायंस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बनाता है। रिलायंस पेट्रोल बनाता है, रिलायंस ने कपड़े बनाने शुरू कर दिए हैं, रिलायंस ने गहने बनाने शुरू कर दिए हैं, रिलायंस ग्रोसरी के मार्केट में आ गया है। कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जो रिलायंस ने छोड़ा हो। रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर में आ रखा है, कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जो रिलायंस ने छोड़ा हो। मतलब ये किसको जन्म दे सकता है, मोनोपोली को जन्म दे सकता है। निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गवर्नमेंट सोशल रिफॉर्म्स के बारे में सोचती है, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, टू अर्न प्रॉफिट।
कई बार क्या होता है, जो बीमार और घाटे वाली पीएसयू होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर ध्यान ही नहीं देता है, ये एक डिमेरिट है। इसके साथ अपना प्राइवेटाइजेशन टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन चलते हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ। आपने बचपन की क्लास 6 से सुना होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है उसको वैश्विक इकोनॉमी, विश्व की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन के 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ है ग्लोबलाइजेशन के। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का फ्री फ्लो होगा, स्वतंत्र प्रवाह होगा। मतलब अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट, अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। फिर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी का क्या होगा, स्वतंत्र प्रवाह। अपन बाहर कहीं क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, आउट इंडिया में भी क्या हो सकता है, इन्वेस्ट हो सकता है। तो मतलब कुल मिला के कहने का ये है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल भी होगा। फ्री फ्लो ऑफ लेबर मतलब जो श्रम है उसका भी फ्री फ्लो होगा। आज इंडिया से बाहर दुबई में, या ये बोल लीजिए कि ये जो अरबिक कंट्रीज़ है इसके अंदर बहुत सारी लेबर इंडिया से जाती है वहाँ काम करने के लिए, तो वहाँ लेबर का क्या होता है, फ्री फ्लो, स्वतंत्र प्रवाह है। इसका होने का एक रीज़न है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। फिर आता है फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी का भी, तकनीक का भी स्वतंत्र प्रवाह कैसे होगा, आने वाले टाइम में हाइड्रोजन से क्या चलेगी, ट्रेन चलेगी, बसें चलेगी, और भी कई जो साधन हैं वो चलेंगे। तो टेक्नोलॉजी का भी क्या होगा दोस्तों, टेक्नोलॉजी तकनीक का भी फ्री फ्लो, स्वतंत्र प्रवाह होगा। ग्लोबलाइजेशन की मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं उनको अपन देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन की मेरिट में सबसे पहला नाम है बाजार का विस्तार होगा। नॉर्मल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मार्केट का विस्तार होगा ही होगा। मार्केट इंडिया का भी होगा और मार्केट आउट ऑफ इंडिया का भी होगा। संसाधनों का इष्टतम उपयोग कैसे होगा, संसाधनों का इष्टतम उपयोग ये होगा कि कोई भी ऐसा संसाधन है जिसका अनुकूल उपयोग इंडिया में नहीं हो रहा है, तो आउटसाइड इंडिया अगर वो संसाधन रॉ मटेरियल जाएगा तो उसका और अच्छे से यूज़ हो पाएगा। लागत कम होगी, क्वालिटी हाई होगी वाले उत्पाद प्रोडक्शन का निर्माण करेंगे। क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो कम कॉस्ट और हाई क्वालिटी वाले उत्पाद बनेंगे। जियो के आने से पहले जो एयरटेल थी उसके रिचार्ज महंगे थे। अब जैसे जैसे जियो चल रहा है वैसे वैसे एयरटेल भी अपने रिचार्ज में क्या कर रहा है, फ्लक्चुएशन कर रहा है। कारण है कि क्या हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अपडेट आएगा, बेहतर तकनीक मिलेगी, अपडेट और बेहतर तकनीक मिलेगी। ICOR क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि विदेशी पूंजी के आगमन को भी क्या मिलेगी दोस्तों, विदेशी पूंजी के आगमन को भी वृद्धि होगी। मतलब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, फॉरेन कैपिटल भी इंडिया में आएगी ही आएगी। एक पॉइंट है, व्यापार की उच्च मितव्यताएं प्राप्त होती है, हाई इकोनॉमिक्स प्राप्त होती है, वो क्या होती है वो भी अपन देखेंगे। एक पॉइंट ये, बाकी ICOR क्या होता है, एक ये है कि हाई इकोनॉमीज क्या होती है। पहले मैं डीमेरिट्स की बात कर लेता हूँ। छोटे व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है कि अगर रिलायंस जैसा बिजनेसमैन या रिलायंस जैसी इंडस्ट्री या रिलायंस जैसी कंपनी अगर हर सेक्टर में, जितने भी सेक्टर हैं, हर सेक्टर में अपना बिजनेस करेगी तो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आर्थिक शक्ति का पुनर्वितरण हो जाएगा। आर्थिक शक्ति का पुनर्वितरण का मतलब है आर्थिक शक्ति एक ही साइड में क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। जो भी इकोनॉमी में कंट्रोल कर रहा है कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर, उस पर क्या हो जाएगी, पुनर्वितरण हो जाएगा। विकसित देशों के लिए अधिक उपयोगी है। क्योंकि विकसित देश ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में होते हैं। डेवलपिंग कंट्री अभी ग्रोथ कर रही होती है, ऐसे में अगर फॉरेन इन्वेस्टर आके मार्केट पे कब्जा कर लेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा बेटर किन के लिए होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए होता है। एक स्टडी हुई है उसके अनुसार ये पाया गया है कि जो विश्व की इकोनॉमी है वो एक साथ आने से ज़्यादा एक दूसरे से दूर जा रही है। आपने एक बात अपनी लाइफ में फील की होगी या एक बात अपनी लाइफ में जी होगी कि जैसे ही लोग साथ साथ रहेंगे, अगर
दो लोग दूर दूर हैं तो उनके बीच प्यार ज़्यादा रहेगा, अगर वो लोग साथ रहेंगे तो उनमें टकराव होंगे, मनमुटाव होंगे, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ जाएगी। ऐसे केस में उनके दूर होने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे ही केस में अगर कोई इंडस्ट्री है जो अमेरिका की है और कहाँ आके बिजनेस कर रही है इंडिया में, तो इंडिया की बातें ले जाए कहाँ बताएगी, अमेरिका में, और इससे क्या होगी, उनके बीच, दो देशों के बीच में दूरियाँ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब दोस्तों एक पॉइंट इसमें बचा है ICOR क्या होती है, और लास्ट एक पॉइंट बचा है कि व्यापार की उच्च मितव्यताएं क्या होती है, हाई इकोनॉमीज क्या होती है। पहले चलते हैं ICOR पे। ICOR एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है इकोनॉमीज़ का, एक बहुत ज़्यादा बेटर कंसेप्ट है इकोनॉमी का, जो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो IAS ले लीजिए, चाहे कोई भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम ले लीजिए, हर एग्ज़ाम में इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के आने की संभावना होती है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। टॉपिक का नाम है ICOR, फुल फॉर्म है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर इसकी हिंदी आपसे पूछी जाए दोस्तों, तो इसकी हिंदी है वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात, वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर पूरा ये तो जो बात है वो है किताबी बातें, मैं आपको वो समझाऊंगा जो एक्चुअल में होता है। देखो, किसी भी इकोनॉमी में एक एडिशनल यूनिट अगर किसी को प्रोड्यूस करनी है, किसी भी इकोनॉमी में किसी भी बिजनेस को अगर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता होगी, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, वो पूंजी ही क्या है दोस्तों, ICOR है। एग्जाम्पल मैंने बताया है कि पहले कोई बिजनेस 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, उसकी कॉस्ट या उसकी लागत उसके आ रही थी, या उसको पूंजी की ज़रूरत पड़ रही थी कितने रुपए की, ये रुपीज़ क्या है दोस्तों, ये है कैपिटल। अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करने में किसी बिजनेस को 500 रुपये की कैपिटल लग रही थी, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रही है वो कौन, बिजनेस। अब कितने प्रोडक्ट यूनिट बना रही है, 101, तो उसे कितनी कैपिटल चाहिए, 504 रुपये। तो ये जो एक एडिशनल यूनिट बना रही है, इसके लिए जो एडिशनल 4 रुपये की कैपिटल लगी है, वही मेरी क्या है, ICOR। एक लाइन, एक पॉइंट, जो स्टेटमेंट है, फैक्ट है, वो याद रखना है कि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उतनी ही ICOR क्या होगी दोस्तों, उतनी ही ICOR कम होगी। अच्छा देखिए, ये भी एक पॉइंट है, फैक्चुअल चीज़ है जो आपको याद रखनी है। फैक्चुअल चीज़ क्या है कि जैसे जैसे कोई बिजनेस प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन करने के साथ साथ प्रोडक्शन में क्या आता है, विशिष्टीकरण आता है, वो प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड हो जाता है दोस्तों। और जैसे जैसे उसे किसी भी प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन मिला, तो उससे प्रोडक्शन की मात्रा में क्या होगी, प्रोडक्शन करने की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे ICOR क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे ICOR कम हुई, वैसे ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, और ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ ही डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जो लाइन है, मेरे बोलने से आप लोगों को नहीं समझ आई होगी, मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा कि ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला है कि ग्रोथ रेट बराबर सेविंग की जो रेट होती है वो डिवाइड बाय ICOR। ये फैक्ट, ये जो फैक्ट है दोस्तों, ये इतना बड़ा फैक्ट है, इसको समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ग्रोथ रेट बोले तो GR बराबर सेविंग रेट बट्टा ICOR। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब देखो, एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सेविंग रेट आप लोग मेरे हिसाब से समझते होंगे, बचत की जो दर होती है उसको सेविंग रेट बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लो मेरी सेविंग रेट कितनी है, 40% है, और मेरी ICOR कितनी है, ये मेरी है 4। तो मेरे से पूछे कि ग्रोथ रेट कितनी आएगी मेरी, तो 40 डिवाइड बाई 4 मतलब 10%। अब दोस्तों, ये जो 10% है, ये 10% क्या है, ये 10% एक्चुअल है। मतलब मेरी ग्रोथ रेट जो एक्चुअल आई है, किससे, कि मेरी मार्केट में, मेरी जो इकोनॉमी है, मेरे देश, मेरा देश कौन सा हो गया, इंडिया। इंडिया की जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी की सेविंग रेट कितनी है दोस्तों, तो वो है 40%। मेरा एक एडिशनल यूनिट करने पे, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पे मेरे लिए, जो मेरे से जो कैपिटल लगेगी, वो कैपिटल कितने रुपए है, 4 रुपये है। तो ये मेरी जो ग्रोथ रेट आई है दोस्तों, वो 10% आई है।
अब ये इस फॉर्मूले से इंडिया को, भारत देश को ये पता चला कि उनकी इस साल की ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, 10% एक्चुअल। बट उन्होंने टारगेट क्या रखा, उन्होंने टारगेट रखा कि मुझे ग्रोथ रेट कितनी हासिल करनी है, 11%। अब देखो, इस टारगेट को हासिल करने के लिए इंडिया के पास में दो विकल्प उपलब्ध हैं। दो विकल्प क्या है दोस्तों? पहला तो है कि सेविंग रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, ICOR क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या ICOR में एकदम से कम कर सकता हूँ क्या? रात को सोया, सुबह उठा कि क्या करना है, बोले ICOR कम करनी है, कैसे करूँगा? नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने एक बात बताई थी आपको, जो मैंने बोला था दोस्तों कि ये एक फैक्ट है कि जितना ज़्यादा क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतनी ही कम क्या होगी दोस्तों, ICOR होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जितने ज़्यादा रोड होंगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी, जितनी ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी किसी भी बिजनेस को, तो इकोनॉमी को, किसी भी इकोनॉमी को जितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे उतनी ICOR कम होगी। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट 10% आई, मैं उस ग्रोथ रेट को कितना चाहता हूँ, मैं मेरी इकोनॉमी के लिए मुझे चाहिए कि मुझे 11% ग्रोथ रेट चाहिए, तो मैं ICOR को कम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्विक मतलब आसानी से पॉसिबल नहीं है, ये क्विक पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या आता है, सेविंग रेट को बढ़ाना। सेविंग रेट को बढ़ाने के मेरे पास में दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों। एक सेविंग रेट बढ़ाने का मेरे पास ऑप्शन है, क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट है, जो मेरा डोमेस्टिक मार्केट है, जो मेरी इकोनॉमी का डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें मैं क्या करूं, उसमें मैं मेरी सेविंग रेट बढ़ा दूं। अब मैं पब्लिक को रात को सोते टाइम ये मैसेज तो कर नहीं सकता कि भैया जितना भी पैसा है सारा का सारा कहाँ जमा करा दो, बैंक में जमा करा दो, उससे क्या होगी, सेविंग की रेट बढ़ जाएगी। तो ये भी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास में लास्ट और फाइनल ऑप्शन ये आता है कि मुझे क्या करना है, मुझे लेना है उधार। उधार कहाँ लेना है, आउटसाइड इंडिया से क्या ले लो, उधार ले लो, जिस पे अपनी सारी इकोनॉमी टिकी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो उधार वाला सिस्टम है, इस ग्रोथ रेट को, मुझे मेरी ग्रोथ रेट टारगेट जो थी वो 11%, उसको हासिल करने के लिए मुझे आउटसाइड इंडिया से क्या लेना है, उधार। कोई मेरे से पूछे कि सर आउटसाइड इंडिया से उधार लेना मतलब लोन लेना तो अच्छी बात नहीं होती है ना, हम तो लोन के सारे हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। अगर दोस्तों ऐसा अगर बिजनेसमैन सोचने लग गए कि मेरे ऊपर कर्जा आ गया है, मुझे उसको चुकाना है, मेरी ग्रोथ रेट उससे मैं हासिल करके भी क्या कर लूँगा, तो ये आपकी एक दिमाग की थ्योरी है दोस्तों। कारण उसका ये है कि बिजनेसमैन लोन लेते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, लोन को चुका देते हैं, फिर लोन लेते हैं, फिर बिजनेस किसी और सेक्टर में करते हैं, उसमें ग्रोथ करते हैं, लोन को चुका देते हैं। सेम यही किस्सा किसके साथ चलता है, इकोनॉमी के साथ में। तो ग्रोथ रेट मतलब मेरी ICOR। अब आप यहाँ एक चीज़ समझिए कि जैसे मान लो यहाँ पे मेरी ये सेविंग रेट 40% है, ICOR क्या है, 4% है। तो इसका मतलब ग्रोथ रेट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ICOR क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। कम कैसे हो जाएगी, यहाँ पे 10 की जगह अगर मुझे 11 करना है, अगर मुझे 11 करना है, यहाँ 40 ही रहेगी दोस्तों। तो कितने का भाग दूंगा कि यहाँ पे आ जाएंगे 11। तो अगर मैं 4 का देता हूँ तो यहाँ 10 ही आएंगे, मतलब मुझे 4 से किसका भाग देना पड़ेगा, कम का भाग देना पड़ेगा, कम से कम 4 से कम का भाग देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ कितने आएंगे, 11 आएंगे। तो जितनी ग्रोथ रेट बढ़ेगी उतना ही ICOR क्या हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी इकोनॉमी में जैसे जैसे विशिष्टीकरण आएगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, ICOR क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे ICOR कम होगी वैसे वैसे ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, और ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ साथ में क्या बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये कंसेप्ट था ICOR का। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। लास्ट इसके अंदर जो आपको एक टॉपिक, एक पॉइंट मुझे समझाना था आज की क्लास में, वो है हाई इकोनॉमीज़। यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं है दोस्तों, बात कर रहा हूँ इकोनॉमीज़ की, उच्च मितव्ययताओं की। अब देखिए जो लास्ट हमारा टॉपिक है, मैं आज उस पर चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जाएंगे कल। ये एक वर्ड है दोस्तों,
इकोनॉमीज़, यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना। बात कर रहा हूँ इकोनॉमीज़ की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मितव्ययताएं। मितव्ययताएं का मतलब क्या है कि किसी भी रीज़न से, यानी किसी भी कारण से आपकी मतलब बिजनेस की क्या होनी चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और ये कम होना ही क्या कहलाता है, तो ये इकोनॉमीज़ कहलाता है, ये मितव्ययताएं कहलाता है दोस्तों। पर यूनिट कॉस्ट को मैं ऐसे बोल दूं कि मेरी कौन सी कॉस्ट कम होनी चाहिए, मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब एवरेज कॉस्ट कम करने के मेरे पास में दो मेथड आते हैं दोस्तों। एक मेथड आता है इंटरनल और दूसरा मेथड आता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब फर्म, मतलब जो भी बिजनेस कर रहा है वो अपने प्रयास करे मतलब अपने जो टेक्निक नई लाए, जो लेबर है उसको और एफिशिएंट बनाए, रॉ मटेरियल सस्ता खरीदे, या किसी भी अदर रीजन से फर्म अपने एफर्ट से क्या करे, अपनी एवरेज कॉस्ट कम करे, अपनी पर यूनिट कॉस्ट कम करे, तो उससे उच्च मितव्ययताएं होगी। प्राइवेटाइजेशन से उच्च मितव्ययताएं होगी दोस्तों। और एक्सटर्नल रीज़न है कि गवर्नमेंट क्या करे, प्राइवेटाइजेशन करे। प्राइवेटाइजेशन से क्या करेंगे, प्राइवेटाइजेशन से जो कॉस्ट मेरे ज़्यादा पड़ रही थी वो क्या हो जाएगी, कम। जो मेरा रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। और इनके साथ साथ ही मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, कम। मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, तो कम होगी दोस्तों। तो ये प्राइवेटाइजेशन की एक मेरिट थी, जिसको हम हाई इकोनॉमीज बोलते हैं, कि व्यापार की उच्च मितव्ययताएं प्राप्त होती है। किससे दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है। अब दोस्तों आज का ये टॉपिक, थोड़ी क्लास लंबी हो गई है, आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। हम इसके बाद मिलेंगे। कुछ टॉपिक इस चैप्टर के रह गए, हालांकि वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक जो होंगे वो होंगे IMF से रिलेटेड, IBRD से रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जो बेसिक फैक्ट जो आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई आपके डाउट्स हैं, आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम रहती है चैप्टर से रिलेटेड, तो मुझे पूछिएगा। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे क्लासेस पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।